देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ममता सरकार पर अग्निमित्रा पॉल का हमला, डबल नौकरी, निवेश और विकास सिर्फ वादे, बंगाल को भाजपा सरकार की जरूरत। धुले मचपा चुनाव, बीजेपी की बढ़त जारी, वार्ड 17 से अमोल मसूले निर्विरोध निर्वाचित, 4 कॉर्पोरेटर पहले ही चुने गए। आमोद की ऐतिहासिक मीनार बनी मौत के मीनार, नगरपालिका की लापरवाही से टावर चौक में बड़ा हादसा होने से खतरा। सूरत डिंडोरों में 17 वर्षीय छात्रा की मौत, 12वीं साइंस की होनहार छात्रा का डॉक्टर बनने का सपना टूटा, परिवार में पसरा मातम। प्रयागराज में माघ मेला का आगाज, 3 जनवरी से प्रशासन की लापरवाही से नाराज संतों ने किया जोरदार विरोध। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ममता सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने डबल नौकरी का वादा किया था, लेकिन यह कहाँ हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 21 लाख निवेश का दावा पूरा कहाँ हुआ है। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि राज्य में न तो पर्याप्त रोजगार मिले, न ही कर और न ही शिक्षा व्यवस्था भी। उन्होंने कहा, यदि पश्चिम बंगाल में विकास चाहिए तो टीएमसी सरकार इसे नहीं दे पाएगी और इसके लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। अग्निमित्रा ने यह भी चेतावनी दी कि बांग्लादेश जैसी स्थिति राज्य में न होने पाए, इसलिए टीएमसी सरकार को हटाकर भाजपा की सरकार लाना होगा। नहीं दे पाए, घर नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर टीएमसी लोगों को मिला, गरीब लोगों को नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला, रास्ता नहीं हुआ, ड्रेन नहीं हुआ, शिक्षा अवस्था पूरा खत्म हो गया है, स्वास्थ्य अवस्था खत्म हो गया। यहाँ पर मौत से आंखें, मरा हुआ लोगों का आंख निकाल के बिक्री कर दे रहे, सेल कर दे रहे। तो सब कुछ में चोरी है, दुर्नीति है। तो इसमें अभिषेक बनर्जी आप बहुत जगह जा सकते हैं, ये तो गणतांत्रिक अधिकार है आपका, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल लोगों का ये दिमाग में बैठ गया है कि हमको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो ये टीएमसी सरकार नहीं दे पाएंगे, एकमात्र बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी। और बांग्लादेश में जो हुआ है, आज अगर पश्चिम बंगाल के लोग नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो डॉक्टर यूनिस कर रहे, वो एक ही चीज ममता बनर्जी करने का कोशिश कर रहे। आज दीपू दास को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। हमारे सीपीएम के कैडर हरगोविंद दास, चंदन दास को सिर्फ हिंदू होने का नाते उनको मार दिया गया। धुले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है। वहीं बीजेपी के 3 कैंडिडेट जीते थे, लेकिन नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। अब तक वार्ड नंबर 17 से एक और कैंडिडेट अमोल मसले बिना विरोध के लिए चुने गए हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी के 4 कॉर्पोरेट चुने जाने से बीजेपी कार्यकर्ता में खुशी का माहौल। जहां इस पर रिएक्ट करते हुए मंत्री जय कुमार रावल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जिन कैंडिडेट ने अपना पर्चा भरा था, उन्होंने उनसे कांटेक्ट करके बताया कि वे नाम वापस ले रहे हैं। इसलिए मंत्री और जय कुमार रावल ने भरोसा जताया कि ये कैंडिडेट आज दोपहर 3 बजे तक बिना विरोध चुने जाएंगे। आमोद की ऐतिहासिक मीनार मौत की मीनार बन चुकी है, जहां नगरपालिका की बड़ी इस लापरवाही के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिख रहा है। बात करें आमोद की, जहां शहर के बीचों बीच टावर चौक इलाके में स्थित ऐतिहासिक मीनार, जो आज अपनी जर्जर हालत के कारण लोगों के लिए जानलेवा खतरा बन चुकी है। नगरपालिका और प्रशासन की गंभीर लापरवाही के चलते यह मीनार कभी भी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। हाल ही में मीनार से प्लास्टर गिरने की एक व्यापारी के घायल होने की घटना सामने आई, लेकिन इसके बाद भी नगरपालिका ने मरम्मत या सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम करने के बजाय केवल एक नोटिस लगाकर वहीं अपनी जिम्मेदारी पल्ला झाड़ लिया। बोर्ड पर लिखा गया है कि किसी भी हादसे की जिम्मेदारी स्वयं की होगी, जिससे नगरपालिका की संवेदनहीनता उजागर होती है। इस लापरवाही को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां लोग सवाल उठा रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। आमोद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष साजिद राणा ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन को घेरते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि टावर चौक एक व्यस्त इलाका है, जहां रोजाना हजारों बच्चे, छात्र और आम नागरिक आवाजाही करते हैं।
ऐसे में यह ऐतिहासिक मीनार अब शहर के लिए मौत की मीनार बनती जा रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की दूसरी पुण्यतिथि और जयंती समारोह को लेकर सुशील मोदी स्मृति शोध संस्थान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां कुम्हार से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने बताया कि 5 जनवरी को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुशील मोदी की जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। संजय गुप्ता ने कहा, सुशील मोदी ने बिहार को जंगल राज और आतंकवाद से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई और राज्य को बीमारों की श्रेणी से बाहर निकालने का काम किया। वहीं उन्होंने लालू यादव शासनकाल के भ्रष्टाचारों को उजागर किया, जिसके चलते उस दौर में बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। कार्यक्रम की पद्मश्री जैन बीजेपी नेता मुकेश केसरिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जहां समारोह में जाने माने वकील, डॉक्टर, शोधकर्ता और सेवा कार्यों से जुड़ी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी प्रभारी और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होने हुए, जहां राजेंद्र नगर में सुशील मोदी की आदम कम प्रतिमा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अनावरण किया जाएगा। नायक और जो लंबा संघर्ष 90 से 2005 तक बिहार में जंगल राज और आतंक राज के खिलाफ हुआ, उसमें और जब बिहार में विकास की गंगा बही आदरणीय नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सब लोग जानते हैं। वैसे विराट व्यक्तित्व के धनी, आर्थिक रूप से शोध, रिसर्च और राजनीति के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी बड़े आयाम स्थापित करने वाले वैसे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की जयंती समारोह 5 जनवरी को है और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे दिन में यह कार्यक्रम आयोजित है। उस दिन बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले शुभचिंतक और कई रिटायर्ड पर्सन, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल सब लोग उस दिन उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। साथ साथ यह सुशील कुमार मोदी स्मृति शोध संस्थान के तरफ से हमारे जो संरक्षक हैं पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन जी और आप भी दधीची देहदान समिति, विकलांग न्यास समिति और कई ऐसे सेवा के क्षेत्र में आपका काम रहा है। नए वर्ष की असीम शुभकामनाएं। एक राजनीतिज्ञ का कार्यक्रम हो तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम और उनके नेम और फेम के लिए किया जाता है, परंतु सुशील जी एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति रहे। जेपी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज परिवर्तन का भी मन के अंदर कहीं न कहीं गुंजाइश उनके मन में रही। उसी का नतीजा है कि आप सब लोग उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में जानते होंगे, हम उनके सामाजिक व्यक्तित्व की चर्चा आपसे करते हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले दधीची देहदान समिति का गठन करने में उनका बड़ा योगदान रहा। बात करें कि आज का दिन पुलिस बल के शौर्य, अनुशासन और बलिदान को सलाम करने का दिन है। देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ माने जाने वाले पुलिस बल का पुलिस रेजिंग डे आज पूरे देश में गौरव और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस रेजिंग डे उन वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन हो या फिर अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस हर मोर्चे में पूरे दिन रात पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहता है। पुलिस रेजिंग डे के अवसर पर नागपुर पुलिस की ओर से परेड, सम्मान समारोह, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की सुरक्षा ही पुलिस बल की असली पहचान है। कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस रेजिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होने वाला है, जहां महाकुंभ 2025 के बाद यह पहला बड़ा मेला होगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो वहीं इसी बीच माघ मेले का पहला स्नान पर्व शनिवार से शुरू होने वाला है, लेकिन संतों का कहना है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिस वजह से प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा से नाराज संत ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है।
कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी, कोई भी सुविधा। जमीन आमंत्रण के बाद में भी हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, इसलिए हम धरने पे बैठे थे। हंसराज जी ने आश्वासन दिया है और लिखित में भी लिखा है कि कल तक हम आपकी हर चीज की सुविधा प्राप्त कराएंगे। हमें आश्वासन दिया है कि कल सुबह तक आपका लग जाएगा, कल सुबह नहीं दोपहर तक आपका लग जाएगा। अगर नहीं लगा के देते हैं तो कल हम पुनः ही धरना में बैठेंगे और पूरे अधिकारियों को आना पड़ेगा, फिर उठेंगे ही नहीं और मेला का कल बहिष्कार भी करेंगे और अधिकारियों का पुतला भी फूकेंगे। यही ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस में ही हम बैठेंगे। आज इन्होंने हमें आश्वासन दिया, इन्होंने कहा कल दोपहर तक सुबह तक हम आपका पूरा कार्य करवा के दे देंगे, संतों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हंसराज जी ने कहा है, हंसराज जी ने सारी समस्याएं थी, जमीन तो आवंटित हो गई, न छत है, न रहने की कोई व्यवस्था है। 5 तारीख से हमारा कथाएं हैं और भंडारा शुरू है और हमारा सबसे पहले 3 तारीख को पहला शाही स्नान है। और भक्तगण भी आ रहे हैं, हमारे भक्तगण से नहीं, हमारे साधु संत आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या व्यवस्था करें। और हमारे नागा बाबा हैं, इनकी धूना के लिए जगह भी नहीं, कुछ व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने किया। कोई व्यवस्था ही नहीं थी अभी तक, और अगर हमको व्यवस्था नहीं मिलती तो हम पुनः। बात करें सूरत के डिंडोली इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर कर देने वाली खबर सामने आई। सूरत के डिंडोली महादेव नगर में जहां छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आ रही है। मृतका कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम की छात्रा थी, डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। परिजनों के अनुसार घटना देर रात की है, जहां घर वाले जब सो रहे थे तभी छात्रा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। सुबह जब परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया। मृतक का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का निवासी है। पिछले कई वर्षों से सूरत में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहा था। पिता ने भावुक होते ही बताया कि वे कड़ी मेहनत कर बेटी की पढ़ाई करवा रहे थे, उसे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। पिता ने समाज से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी बेटी को कोई परेशानी या मानसिक दबाव हो तो उसे अपने पिता से खुलकर बात करनी चाहिए। पिता की यह अपील हर किसी की आंखें नम कर गई। फिलहाल युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। डिंडोली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की गंभीरता की जांच की जा रही है। अजय ओझा। आपका रहने का कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे? सूरत की? महादेव नगर 2, नवागांव, डिंडोली, सूरत। क्या घटना बनी थी? ऐसा तो नहीं, सुबह में सो के उठे, सब नॉर्मल ही था। फिर सुबह में उठे तो देखे ऐसा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है माँ बाप को बताना, शेयर करना चाहिए बच्चे लोग को। कोई भी बच्चे का हो, हमारा ही नहीं, कोई भी बच्चे हो, माँ बाप को शेयर करना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तभी माँ बाप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको ऐसा कोई बात ही नहीं पूछी? कुछ नहीं, मम्मी उसकी नहीं है, चाची है, हमें सब है। मम्मी गाँव गई थी शादी में। कितनी उम्र थी और क्या करती थी? लड़की तो 12वीं में पढ़ती थी, साइंस से। उसको हम पढ़ा रहे थे, कैसे भी करके दिखता, बोली पापा डॉक्टर बनना है मुझे। तो कितने बजे हादसा बना? हादसा तो सर नहीं बता सकते, हमने 5:30 बजे देखा है। यूपी बिहार के? यूपी, प्रतापगढ़। सूरत के वेसू इलाके में हुए हाई स्पीड एक्सीडेंट में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे, जहां घटनास्थल से मिले सबूत, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच से मामला और भी गंभीर बन गया। एक्सीडेंट में शामिल गाड़ियों के अंदर टूटे कांच, पानी की बोतलें मिली, जो हादसे के वक्त हालात सामान्य नहीं होने का संकेत देती है। लाइव सीसीटीवी फुटेज में गाड़ियां अत्यधिक तेज रफ्तार से गुजरती दिख रही है, जबकि एक फुटेज में हादसे के बाद युवकों को मौके से भागते हुए देखा गया, जिससे फरारी की आशंका मजबूत हुई है। पुलिस ने कार के ड्राइवर मंथन को हिरासत में ले लिया है, उससे गहन पूछताछ कर रही है, जबकि BMW कार में सवार अन्य फरार आरोपियों की तलाशी जारी है। मामले को और गंभीर बनाने वाला एंगल यह है कि हादसे में शामिल कार के ड्राइवर को शराब के नशे में होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस मेडिकल जांच और तकनीकी परीक्षणों के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि ड्राइवर हादसे के वक्त नशे में था या नहीं। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि होती है तो आरोपियों पर और भी सख्त धाराएं लगाई जा सकती है। कल रात को 1 बजे के आसपास वेसू के VIP रोड फायर स्टेशन के पास 3 रस्ते के पास 3 गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें प्राथमिक हकीकत ये है
कि रितेश पदमचंद जैन जो हरिहंत पार्क पर्वत पाटिया में रहते हैं, वो अपने फैमिली के साथ अपने दोस्त के घर वेसू में आए थे और रात को 1 बजे वो वापस आ रहे थे। तब उनकी स्विफ्ट डिज़ायर कार को पीछे से 2 गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसमें एक गाड़ी थी BMW GJ05 JT 1718 और एक गाड़ी थी महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार जिसका नंबर था GJ05 JT 6667। एक्सीडेंट के दौरान जो ये रितेश भाई है, उनकी वाइफ यशाबेन को चोट पहुंची थी और उनको एप्पल हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां पे उनकी सारवार चल रही है और हमने उनकी एक्सीडेंट की FIR दर्ज की है और हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो महिंद्रा 6C इलेक्ट्रिक कार है, उसका जो चालक है मंथन भूपत भाई पटेल, जो वराछा का रहने वाला है, वो नशाकारक हालत में, नशा किए हुए हालत में मिला था, तो उसके खिलाफ हमने MB एक्ट 185 के तहत और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत गुना दाखिल। बात करें कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले पर कहा, पिछले कई सालों से इंदौर को स्वच्छ पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को आंकड़े के अनुसार PM मोदी सरकार पुरस्कार दे रही है। जहां पर बात की जाए कि पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ठंड के साथ साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। शहर का AQI 250 के पार पहुंच गया, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम ने एंटी स्मॉग तैनात कर दी गई है। प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। बात की जाए लखनऊ की, जहां प्रदूषण बढ़ा, AQI 250 के पार, जहां नगर निगम द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की दूसरी पुण्यतिथि 5 जनवरी को मनाई गई और इसी अवसर पर सुशील मोदी स्मृति शोध संस्थान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जहां पर बात की जाए कि संजय गुप्ता ने कहा, सुशील कुमार मोदी का योगदान बिहार को तथाकथित जंगल राज से मुक्त कर एक उज्जवल और विकसित राज्य बनाने में रहा है, जिसे उन्होंने अपने कार्यों से साबित भी किया। उन्होंने आरोप लगाया, सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव के कथित कारनामों को उजागर किया है, जिससे उन्हें समय जेल भेज दिया गया। संजय गुप्ता ने यह भी कहा कि सुशील कुमार मोदी को देश के चारों सदनों का नेता रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो लंबा संघर्ष 90 से 2005 तक बिहार में जंगल राज और आतंक राज के खिलाफ हुआ, उसमें और जब बिहार में विकास की गंगा बही आदरणीय नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सब लोग जानते हैं। वैसे विराट व्यक्तित्व के धनी, आर्थिक रूप से शोध, रिसर्च और राजनीति के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी बड़े आयाम स्थापित करने वाले वैसे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की जयंती समारोह 5 जनवरी को है और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे दिन में यह कार्यक्रम आयोजित है। बिहार में पिछले 20 सालों से NDA की सरकार चल रही है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। बता दें कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था, 3 चीजों से हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम से। लेकिन आज उन्हीं के सरकार में सरकार के मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। एक DM साहब, वो हम कृषि मंत्री के रूप में जो जमीन कृषि का म्यूटेशन कर दिया और बेच दिया, कहाँ का था? कांटी का सर। कांटी के CO वो सस्पेंड हो गई सर, नए CO की पोस्टिंग हो गई इलेक्शन के टाइम। उस समय के कर्मचारी को बुलाइए। कहाँ है कर्मचारी? तो आओ ना, जल्दी आइए। 2 महीना हुआ कांटी का। आपके पहले कौन कर्मचारी थे? बम जी थे सर। हैं? बम जी थे सर। कहाँ है बम जी? आइए, बम बुलाइए उनको जरा। फिर बम। हाँ सर। आप ही के समय में उसका दाखिल खारिज हो गया? हाँ सर। अच्छा रिपोर्ट दिए थे? वो CO किया था। तो चलिए, आपको बधाई है और सही कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे।
अब इससे सीख लीजिए कि हमने तो यहाँ के प्रभारी मंत्री के नाते सोशल मीडिया पर देख रहे थे और तब जिलाधिकारी के साथ बैठ करके हमने निकाला है वो मामला। और इस तरह के सरकारी जमीन का कोई भी करेंगे तो सिर्फ हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। इसको ध्यान में रख लीजिए। जाइए। तो आपने विजय कुमार सिन्हा का बयान सुना कि किस तरीके से भूमि सुधार राजस्व अधिकारियों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सुधर जाइए तो सुधर जाइए, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। अब इन सब को लेकर बिहार के अंदर सियासत गर्म हो गई है, जहां राष्ट्रीय जनदल का कहना है कि हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार नहीं है बल्कि अधिकारी चला रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अफसर किस तरीके से आम जनता का काम बिना घूस लिए नहीं करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो सार्वजनिक रूप से सीओ को, डीसीएलआर को और अन्य पदाधिकारियों को जिस तरह से, जिस भाषा में उनको धमकाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अलावा कोई ईमानदार नहीं है। और कितना राजनीति करते हैं ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है। वो जब पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं तो उससे पहले कहते हैं कोई बात सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, और सारी बातें सार्वजनिक होती है। तो उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? आप नियमानुकूल बैठक कहाँ करते हैं? आप नियमानुसार बैठक कहाँ करते हैं? आप तो अधिकारी पदाधिकारी के प्रति जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति करने का समय नहीं है। आप जितना दिनों से उप मुख्यमंत्री हैं, आप ये बताइए कि आपकी उपलब्धि क्या रही, आपने कौन सा अचीवमेंट किया। आप जब पथ निर्माण मंत्री थे तो आपके संबंध में किस तरह की बातें सामने आई, ये भी लोगों को पता है। और अभी सीईओ और डीसीएलआर के साथ जो बैठक करते हैं, सार्वजनिक रूप से तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन बंद कमरे में क्या खेल होता है, ये स्पष्ट रूप से तब समझ में आता है जब वही पदाधिकारी अपने अंचल में पहुंचते हैं तो वो रेट को और बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि इसमें सबका हिस्सा होगा। तो भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाले डिप्टी सीएम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का खेल खेल रहे हैं, ये लोगों को पता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के माने तो भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार ने कहा कि कोई बिहार में अफसरशाही हावी नहीं हुई है नीतीश कुमार के रहते हुए, बल्कि कुछ अधिकारी अगर गलत कर रहे हैं तो उन पर हमारे डिप्टी सीएम सवाल भी उठा रहे हैं। विपक्ष लोग लगातार नीतीश सरकार को अफसरशाही की सरकार कहते हैं, लेकिन अभी आपके जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार मार रहे हैं। कभी सीईओ को क्लास लगा रहे हैं, कभी डीसीएलआर को क्लास लगा रहे हैं, करेगा संभल जाइए नहीं तो संभाल दिया जाएगा। यदि कहीं सीईओ से दलाली का खबर मिलता है तो क्या हम विपक्ष वहाँ कार्रवाई नहीं करें? हम वहाँ कार्रवाई करें कि नहीं करें? यदि कहीं दलाली का खबर मिलता है कि विपक्ष कहीं अधिकारी जो है दलाली कर रहे हैं, वहाँ पर पैसा लेके काम कर रहे हैं, लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की व्यवस्था में हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि क्या उस पर कार्रवाई नहीं करें? बताइए और राय दें। हम लोग यदि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं तो उसमें नहीं बात करते हैं वो। अरे भाई, हम तो सब हमारी पार्टी में जितने अधिकारी हैं उनको जितना सम्मान दिया गया उतना तो किसी पार्टी में नहीं दिया गया है। तो ये जो है अपमान का घूट तो उनको दूसरी पार्टी में सहना पड़ा है। यहाँ पर तो जस्टिस की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है। तो जीरो टॉलरेंस पे काम करना हम चाहते हैं तो उस पर विपक्ष जो है अरंगा लगाने का काम कर रहा है, ये उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के माने तो उनके प्रवक्ता हेमराज ने कहा कि नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार में अफसरशाही हावी होती जा रही है। विजय कुमार सिन्हा जी किस संदर्भ में अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वह उनका व्यक्तिगत और उनके विभाग की बात है। देखिए, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं उसकी बात को छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और इनके रहते कहीं कोई गड़बड़ी करके बच नहीं सकता है। और लगातार कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश
लगाएं और भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में जो लगातार काम हुआ है उसी के आधार पर जो आज चर्चा में है कि नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के मामले में वो जीरो है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, वह किस तरीके से DCLR को फटकार लगाते दिख रहे हैं। आपने विपक्ष का भी बयान सुना और सत्ता पक्ष के भी बयान सुने। सत्ता पक्ष अपनी सरकार को बचाव कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। तो सिर्फ हम सस्पेंड। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।